नमस्कार साथियों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर आपकी आवाज बुलंद होनी होगी। अगर आपकी आवाज अब बुलंद नहीं होगी तो न्याय दूर हो जाएगा एक गरीब परिवार से। एक नहीं, मैं तो कई गरीब परिवारों के बारे में बात करना चाहती हूं, मगर इन दोनों गरीब परिवारों के बारे में आज यदि बात करती हूं तो ये कितने महान लोग हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर जनता सामने नहीं आ रही है। धिक्कार है हम सब पर अगर हम उनके साथ नहीं खड़े हो रहे जो आज अकेले खड़े हैं। मैं बात कर रही हूं अंकिता भंडारी के परिवार के बारे में और साथ ही केदार भंडारी के बारे में। कौन है अंकिता भंडारी और कौन है केदार भंडारी? दो अलग अलग परिवार, दो अलग अलग गांव से जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं, और दोनों ही आज एक पूरे सिस्टम से लड़ रहे हैं। उत्तराखंड की पुलिस उनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, उनको भरोसा नहीं है उत्तराखंड की पुलिस पर। उत्तराखंड की पुलिस आखिर क्या कर रही है ये आप जानते हैं। 19 साल की अंकिता भंडारी के बारे में यदि बात करें तो 19 साल की अंकिता भंडारी के साथ अन्याय किया है भाजपा की प्रचंड बहुमत की बलात्कारी जनता पार्टी ने। बलात्कारी जनता पार्टी है भाजपा, बलात्कार करती है जनता का। बलात्कारियों की यह पार्टी है, बलात्कारियों का संरक्षण करती है। उत्तराखंड की 19 साल की अंकिता भंडारी वनांतरा रिजॉर्ट में कार्य करने के लिए गई, मगर वहां पर उसे कहा गया एक वीआईपी को स्पेशल एक्स्ट्रा सर्विसेज देनी है। जानते हैं उसके बाद से पुलिस क्या कर रही है? पुलिस के रोल पे आऊंगी जब दोनों मैटर्स के बारे में बात करूंगी और दोनों मैटर्स के आईओ के बारे में बात करूंगी, यानी कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, ये समझ ले हम सबकी नजर आप पर है। गलत करोगे, गलत करने नहीं दिया जाएगा। या तो केस से अपने आप ही पीछे हट जाओ अगर गलत करने का दबाव है, लेकिन गलत क्यों कर रहे हो ये बताना होगा। सबसे पहले अंकिता भंडारी केस में नए साक्ष्यों की बात हो रही है, तो मैं बात करूंगी अंकिता भंडारी केस में जो एक वीआईपी का नाम आया और रेणुका देवी जी, कई महिलाएं एक्टिविस्ट जो उनके पास गई, वो बिना किसी शर्म के ये कह देती हैं कि कोई वीआईपी नहीं था, एक कमरा है जो वीआईपी है। याद है मैंने आपको कहा था कि किसी भी पुलिस वाले को ये कहने के पहले कि वो ऑनेस्ट है या डिसऑनेस्ट है, सोच लीजिए वो सिर्फ पुलिस ऑफिसर है। या तो वो दबाव में काम करता है सरकार के, या उसके अंदर इतनी गैरत है कि जिसकी तनख्वाह वो लेता है, यानी कि आपकी और मेरी जो टैक्स के पैसे से उसको तनख्वाह मिलती है, उसका सम्मान करे। मगर रेणुका देवी जी जब तक इस मैटर को देखेंगी तब तक इसमें कोई न्याय नहीं होने वाला। अंकिता भंडारी का क्या बलात्कार हुआ नहीं पता, अंकिता भंडारी को मारकर कब फेंका गया, अंकिता भंडारी की बॉडी को कहां बचा के रखा गया, कुछ नहीं पता चलेगा, क्योंकि पूरी की पूरी पुलिस जो है वो मिली हुई है। वहां पर आपको याद करा दूं कि कैसे 24 सितंबर को वनांतरा रिजॉर्ट के पीछे जो एक आंवला कैंडी फैक्ट्री है वहां पर आग लग गई थी। उसके बाद वो पुलिस छावनी में बदल गई थी और वहां पे तमाम पुलिस मौजूद है, और उसके बावजूद दोबारा आग लगी। मगर आग कब लगी? उस वक्त आग लगी जिस वक्त वहां का एसएसपी चेंज हो गया। एसएसपी चौहान जी को हटाकर एसएसपी श्वेता चौबे को लाया गया। एसएसपी श्वेता चौबे को वहां जिस दिन चार्ज मिला उसके अगली सुबह को वहां पर आग लग गई। तो ये जिम्मेदारी तो अब एसएसपी श्वेता चौबे की है ये बताने की कि आखिर आपके रहते वहां पर, आपके चार्ज लेने के बाद वहां आग क्यों लग गई। और मैं बताना चाहती हूं आपको, बहुत सारे मैटर हैं। इस मैटर का आयोग जिसका नाम है मनोहर सिंह रावत, मनोहर सिंह रावत की एक बात अब खुलकर सामने आ गई है। उसके पास कुछ ऐसे तथ्य हैं इस आयोग के पास। यह आयोग वही है जिसके ऊपर मैंने केस किया था, जिसने मुझे भी फंसाने की कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यह वही आयोग है, वही आयोग। मनोहर सिंह रावत भूले तो नहीं हो, मेरी नजर तुम पर रहती है हमेशा। यह आयोग आज अंकिता भंडारी केस को भी देख रहा है और केदार भंडारी केस को भी। आखिर दो हाई प्रोफाइल केसेस
श्वेता चौबे ने मनोहर सिंह रावत को क्यों दिया है, यह बताना पड़ेगा, सरकार को बताना पड़ेगा, डीजीपी को बताना पड़ेगा। और डीजीपी महोदय, मेरे मैटर में आपके पास पुलिस शिकायत प्राधिकरण से ऑर्डर आया था कि आपको संस्तुति करी गई थी कि जिन पुलिस वालों के खिलाफ उसमें तथ्य मिले थे उनके खिलाफ कार्रवाई करो। कार्रवाई क्यों नहीं हुई आज तक, जानना चाहती हूं मैं। और आज वही पुलिस वाले फिर से अन्याय के रास्ते पर चलकर अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि हिम्मत बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि डीजीपी महोदय आपका संरक्षण प्राप्त है, श्वेता चौबे का संरक्षण प्राप्त है, और साथ में जो इस वक्त मीडिया देख रहे हैं, एक आईपीएस ऑफिसर जो मीडिया देख रहे हैं मुख्यमंत्री का, उनका भी संरक्षण प्राप्त है। ये पूरी चेन वहीं से शुरू होती है जो मुझे याद है। मैं जानना चाहती हूं कि ऐसे कौन से तथ्य हैं मनोहर सिंह रावत के पास जो ये बताते हैं कि कोई वीआईपी वहां आया। अब सिलसिलेवार चलते हैं। अंकिता भंडारी की मौत, हत्या कैसे हुई? अंकिता भंडारी को कहा गया कि एक वीआईपी वनांतरा रिजॉर्ट में आने वाला है, उसको एक्स्ट्रा सर्विसेज देने की आवश्यकता होगी, मगर उसने मना कर दिया। झगड़ा हुआ, रोना धोना भी मचा और उसके साथ मारपीट हुई। वो वनांतरा रिजॉर्ट जो क्राइम सीन है, जिसको हमारे डीजीपी कहते हैं, वो क्राइम सीन नहीं है, क्योंकि जो हत्यारा है यानी कि पुलकित आर्या, उसने बताया है कि जो कनाल के पास जगह थी जहां उसने मारकर फेंका या फेंक दिया और वो डूब के मर गई, वो क्राइम सीन है। और जिस पुलिस ने यह बताया था कि सारे साक्ष्य बिल्कुल कलेक्ट कर लिए गए, सारी फोरेंसिक एविडेंस इकट्ठी कर ली गई उस जगह से जहां पे ये घटना घटी थी, आज ये बताए कि वहां फोरेंसिक टीम दोबारा क्यों गई? क्यों? जब आपने फोरेंसिक जांच के लिए सारे साक्ष्य इकट्ठे कर लिए थे तो वनांतरा रिजॉर्ट में वो क्यों गए? ये डीजीपी को बताना होगा। डीजीपी को यह भी बताना होगा कि रेणुका देवी जो कह रही है कि कोई वीआईपी नहीं था, अरे संघियों, बेशर्मों, बलात्कारियों से भरी हुई है भाजपा, बलात्कारियों से। उत्तराखंड में तो उठा के देखो इनके नेताओं को, एक से बढ़कर एक बलात्कारी मिल रहा है। संजय कुमार संगठन मंत्री, महेश नेगी पूर्व विधायक द्वाराहाट, सुरेश राठौर, सबके ऊपर बलात्कार के आरोप। और अब वनांतरा रिजॉर्ट, वो जगह जहां पे लड़कियों का यौन उत्पीड़न, यौन शोषण करके उनसे एक्स्ट्रा सर्विसेज दिलाई जाती थी भाजपा और संघ के नेताओं को। यह रिजॉर्ट एक बड़े संघी विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या का, इसमें 24 सितंबर को आग लग गई क्योंकि बच्ची का शव उसके उस समय तक मिल चुका था। जबरदस्ती अंत्येष्टि कराई गई और डीजीपी ने उसके बाद, जिस दिन अंत्येष्टि हुई, जबरदस्ती करने के बाद अपना ऑडियो वायरल किया जो लड़की के पिता के साथ बातचीत का था। उसके बाद ये शाम को जाते हैं, अंत्येष्टि हो रही है वहां पौड़ी में, और ये जाते हैं कहां? ये जाते हैं स्टेडियम में, रायपुर देहरादून के स्टेडियम में, और वहां पे जाके क्रिकेट का मैच का आनंद उठाते हैं अपनी पत्नी के साथ। उठाते हैं ना डीजीपी महोदय? उसके बाद जब रेणुका देवी ये कहती हैं सोशल एक्टिविस्ट को कि वहां कोई वीआईपी नहीं आ रहा था, एक वीआईपी कमरा है इसलिए वीआईपी बोल रहे लोग, तो डीजीपी महोदय आपने क्या उस पर मोहर लगाई? जब ये महिलाएं आपके पास आई तो क्या आपने उनको कहा कि हाँ वो सही कह रही हैं, हमने सारे साक्ष्य इकट्ठे कर लिए हैं? उसके बाद ये मैटर कोर्ट में गया। कोर्ट में ये मैटर गया और पूछा गया कि अब तक क्या साक्ष्य इकट्ठे करे गए हैं। भाई ये नहीं समझ में आया कि अब तक रेणु बिष्ट के ऊपर जो विधायक है जिसने बुलडोजर जाके चढ़ाया था उस रिजॉर्ट पर, उसके साथ अब तक क्यों नहीं कोई पूछताछ हुई? उसकी अरेस्टिंग क्यों नहीं हो रही है? क्यों बचाया जा रहा है? देख लो आप, किसी की अरेस्टिंग नहीं करती। ये है भ्रष्टाचारियों की सरकार, ये है धामी भ्रष्टाचारी की सरकार। क्योंकि धामी जी, आप बेटी को न्याय नहीं देना चाहते। आप चाहते हैं कि आवाज बंद हो, आप चाहते हैं
कि अंकिता भंडारी के मैटर में जो संघी, जो भाजपा इन्वॉल्व है, उसको आप बचा सके, वरना विनोद आर्य और अंकित आर्य को दबाव में आकर आपने पार्टी से निष्कासित कर दिया, लेकिन उनकी अरेस्टिंग अब तक नहीं हुई। क्या वो जांच को प्रभावित नहीं कर रहे हैं? इधर की तरफ देखिए क्या होता है। यहां 30 अक्टूबर की बात है, एसएसपी चौहान को हटाया जाता है, एसएसपी श्वेता चौबे आती हैं और इस नई एसएसपी आने के जब वो चार्ज लेती हैं, उसकी अगली सुबह उस आंवला कैंडी फैक्ट्री में फिर से आग लग जाती है, जो छावनी बन चुकी है पुलिस की। और वहां पे जिस दिन श्वेता चौबे जी चार्ज लेती हैं एसएसपी का, उस दिन पुलकित आर्य की पत्नी की भी खबर है कि वो वनंतरा रिजॉर्ट जाती है। कहानी यहां खत्म नहीं होती, अब आगे सुनिए। जो लड़का जिसके कारण से ये नौकरी मिली थी अंकिता को, वो उससे 16 सितंबर को मिलने गया और 16-17 की बात उसने बताई है कि उसने वहां पर एक व्यक्ति को देखा जो पॉलिटिशियन या बिजनेसमैन जैसा दिख रहा था और उसके साथ 10-15 बॉडीगार्ड थे। गोल चेहरा था, मोटा था, ये उसने बताया। लेकिन इसके बाद जब वो वापस जम्मू जाता है तो उसको आईओ यानी कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जांच अधिकारी मनोहर सिंह रावत तस्वीर भेजता है खानपुर के विधायक उमेश कुमार की और पूछता है कि क्या यही है वो विधायक, क्या यही है वो वीआईपी? हां, व से विधायक, व से वीआईपी। वो पूछता है कि क्या यही है वो वीआईपी? तो अब बताए रेणुका देवी जी और बताए डीजीपी अशोक कुमार कि आपने ये कैसे कह दिया कि कोई वीआईपी नहीं है, वीआईपी कमरा है। अगर आपका आयो जांच कर रहा है और आपका आयो खासम खास है श्वेता चौबे एसएसपी का, तो वो जब एक तस्वीर भेज रहा है उस लड़के को, पुष्प को, जो पहचान सकता है वीआईपी को, जो कहता है कि जो व्यक्ति 16-17 को वहां आया था उसे मैं पहचान लूंगा क्योंकि मैं भी उस समय ऋषिकेश में वनंतरा रिजॉर्ट पर था, मैं गया था मिलने अंकिता को। फिर वो कहता है कि जो तस्वीर भेजी है उमेश कुमार की, जो विधायक है उत्तराखंड के, वो नहीं है। वो कहता है ये नहीं है। लेकिन अब तो बताना पड़ेगा डीजीपी महोदय, रेणुका देवी, श्वेता चौबे और मनोहर रावत को कि किस आधार पे आपने उमेश कुमार विधायक की तस्वीर भेजी थी पुष्प को। यानी कि आपके पास कुछ नाम है और उस नाम में सबसे ऊपर अगर कोई नाम है तो वो है विधायक उमेश कुमार का और ये नाम है मनोहर सिंह रावत के पास। इसका मतलब ये हो जाता है साथियों कि कहीं ना कहीं किसी तथ्य के आधार पर ही इसने ये तस्वीर भेजी होगी पुष्प को। तो बताए पुलिस कि आपने उमेश कुमार को कैसे जीरो इन किया? क्या उनका फोन रिकॉर्ड आपने चेक किया? क्या उनकी लोकेशन वहां पे आई? या क्या ऐसा तथ्य है आपके पास जिसके कारण आपका जांच अधिकारी ऐसे ही तो किसी की तस्वीर नहीं भेज देगा, मेरी तस्वीर तो नहीं भेज देगा ना, आपकी तस्वीर तो नहीं भेज देगा किसी के पास। तो ये बताए पुलिस कि ये वीआईपी के नामों में क्या एक ही नाम है, विधायक उमेश कुमार का? और अगर विधायक उमेश कुमार जांच के घेरे में है तो क्या विधायक उमेश कुमार से कोई पूछताछ करी है? अभी तक मनोहर सिंह रावत जांच अधिकारी ने, क्योंकि ये जांच अधिकारी वैसे भी जांच नहीं करता। मगर यहां एक दूसरी बात बताती हूं आपको। विधायक उमेश कुमार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बहुत करीबी हैं। तो अगर जो व्यक्ति पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड के इतने करीबी है, क्या किसी पुलिस वाले की, क्या किसी एसआई की, अगर वो इंस्पेक्टर बन गया तो इंस्पेक्टर की क्या इतनी हिम्मत हो सकती है कि वो उसको जांच के दायरे में ले आए अगर उसके पास तथ्य नहीं है? तो अगर तथ्य हैं
तो क्या तथ्य हैं। अगर तथ्य हैं और पुष्प ने कह भी दिया है कि नहीं ये नहीं था जो 16 तारीख को आया, लेकिन हो सकता है कि 19 तारीख को या 18, 20 जो भी तारीख को जिस वीआईपी ने आना था, हो सकता है कि वो उमेश कुमार जी हो। तो क्या उमेश कुमार जी से पूछताछ करी है या ऐसे ही हवा में बातें चल रही हैं आजकल उत्तराखंड में। और ये जरूर बताना चाहती हूं आप लोगों को कि यहां पे ऐसे ही बातें चलती है, लेकिन जो एमएलए, जो विधायक उमेश कुमार, खानपुर का विधायक, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इतने करीब है, उस पर शक कर रहा है जांच अधिकारी अंकिता भंडारी केस में। अब मैटर को घुमाने के लिए कर रहा है या किसी चीज के लिए भी कर रहा है, लेकिन बिना किसी आधार के उसने फोटो निकालकर क्या भेज दी थी पुष्प को, ये बताए। और मैं तो उमेश जी से भी जानना चाहती हूं, उमेश कुमार जी को भी ये आकर बताना चाहिए। वैसे मुझे सुनाई दिया है, मैंने सुना है कि उन्होंने एक वीडियो जारी भी किया है जिसमें उन्होंने क्लियरली लिखा है कि जो मतलब व्यक्ति जो आयो है, जो उनका नाम ले रहा है, वो गलत है, उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तो फंसाने की कौन कोशिश कर रहा है आपको उमेश कुमार जी, ये भी तो बताइए, क्योंकि आखिर में आपके तो बहुत नजदीकी रिश्ते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से। तो मुझे पता है कि उत्तराखंड में भाजपा के बहुत सारे गुट है, लेकिन क्या गुटबाजी के कारण से पुलिस वाला मुख्यमंत्री के दोस्त को जांच के घेरे में ले रहा है, या ऐसा कोई तथ्य है जिसके आधार पर वो विधायक उमेश कुमार को जांच के घेरे में ले रहा है। मगर जांच के घेरे में कैसे ले रहा है, पुष्प से पूछ रहा है। मतलब सारी की सारी जो जिम्मेदारी है वो पुष्प पर डालने की ये कोशिश है, क्योंकि यहां की पुलिस बिल्कुल सक्षम नहीं है कोई भी कार्य करने के लिए। बार बार अंकिता भंडारी के पिताजी माताजी कह रहे हैं कि इस मैटर को सीबीआई को दो, सीबीसीआईडी से कुछ नहीं होगा। हो सकता है कि आप जल्दी सीबीसीआईडी की घोषणा कर दें, मुझे सब पता है आपकी ये सीबीसीआईडी। जब तक आईएएस की कुर्सी पर आईपीएस को बैठाएंगे और हर जिले में केवल जो पीपीएस प्रमोटी है उनको बैठाएंगे, ये बता रहा है कि उत्तराखंड में सब ठीक नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन में। ये बड़ी गर्व की बात होती है कि हमारे पीपीएस प्रमोटी जो हैं वो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बनते हैं, लेकिन अगर वो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अपना कार्य नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। अब ये जरूर बताना पड़ेगा आप लोगों को, मतलब पूरी सरकार को, पूरे सिस्टम को, कि आखिर ऐसा कौन सा तथ्य है जो उमेश कुमार के खिलाफ आपके पास है, जिसके कारण उमेश कुमार की तस्वीर को पुष्प को भेजा गया। एक विधायक के ऊपर उंगली अगर उठी है तो बताना पड़ेगा सरकार को कि कौन है सरकार में जो अब बचा रहा है विधायक उमेश कुमार को। और अगर विधायक उमेश कुमार का नाम लिया है और उसकी तस्वीर भेजी गई है पुष्प को मनोहर सिंह रावत जांच अधिकारी के द्वारा, तो जांच अधिकारी बताए कि उसके पास क्या तथ्य थे ऐसे। और अगर पुष्प ने नहीं भी उसको बताया कि वो वहां 16-17 को उसने देखा, तब भी अगर कुछ तथ्य थे जिसके कारण उमेश कुमार का नाम जांच के दायरे में आया है, तो जांच अधिकारी बताए कि क्या उसने जाकर पूछताछ करी है विधायक उमेश कुमार से। नहीं करी है तो ये भी बताए कि क्यों नहीं करी है। क्योंकि विधायक उमेश कुमार के जो वीडियो के बारे में लोगों ने मुझे बताया, उसमें कहीं नहीं कहा कि उनसे कोई पूछताछ हुई है। तो ये बता रहा है कि यहाँ का सिस्टम फेल है। और ये सिस्टम वही सिस्टम है जो एक एसएसपी, एक एसपी, एक सीओ और उसके नीचे एक एसओ और एक आईओ वाला था। मुझे याद है जब 2010 में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के एसएसपी कौन थे जो आज आईएएस की कुर्सी पर बैठा है, और वो डायरेक्शन देता था मेरे मैटर में। किसको देता था? सर्कल ऑफिसर को, सीओ को। सीओ कौन थी? श्वेता चौबे। बीच में एक अधिकारी थे असीम श्रीवास्तव, जो नहीं सुनते थे इनकी बात, जो सही करते थे, जो कहते थे मैं खुद तथ्य देखूंगा। और आखिर वे उन्होंने सुना है कि यहां से चले गए, दूसरा काडर ले लिया या छोड़ ही दिया होगा।
कितना गंदा ये सिस्टम है उत्तराखंड का। उत्तराखंड के कैडर में क्या क्या होता है उसका नतीजा आज हम अंकिता भंडारी के केस में देख रहे हैं और केदार भंडारी। अब मैं केदार भंडारी के केस में भी आऊंगी, लेकिन वो जो सीओ थी वो सीओ डायरेक्टली ऑर्डर देती थी इस मनोहर सिंह रावत को, और अब सीओ बन गई हैं एसएसपी। जांच अधिकारी अभी भी है वही मनोहर सिंह रावत, और उसको दो केसेस दिए गए हैं ऐसे, और जिसमें पूरा गड़बड़ घोटाला हो रहा है। गड़बड़ घोटाला हो रहा है, मगर आवाज तो उठेगी और आवाज बुलंद रहेगी। ये समझ ले, पुलिस वाले भी समझ ले, शासन प्रशासन भी समझ ले, क्योंकि जब तक उस अधिकारी को आप बैठा कर रखेंगे, ऊपर आईएएस की कुर्सी पर बैठा के रखेंगे, जो उत्तराखंड काडर का नहीं है, जो उत्तर प्रदेश के काडर का है, तब तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब ये बताएं कि आखिर कब होगी पूछताछ खानपुर के विधायक उमेश कुमार से? कब करेगी पुलिस पूछताछ खानपुर के विधायक उमेश कुमार से? आखिर क्या तथ्य है ऐसे जिससे वीआईपी होने के दायरे में कौन आया? खानपुर के विधायक उमेश कुमार, जो खासम खास दोस्त हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के। तो अगर वे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दोस्त हैं, तो पुष्कर सिंह धामी जी को बताना होगा कि क्या आपने कोई ऐसा निर्देश दिया है जिसके कारण कार्यवाही नहीं हो रही है, ये बताए पुलिस। अब मैं आती हूं दूसरे केस में। तो आपने देख लिया कितना बड़ा गड़बड़ घोटाला है। यहां पर विधायक का नाम कोई ले रहा है, और जो ले रहा है उसका नाम है जांच अधिकारी मनोहर सिंह रावत। और उस विधायक को कौन बचा रहा है? मुख्यमंत्री के वो दोस्त है, इसलिए कौन बचा रहा है ये तो अब मुख्यमंत्री जी को सामने आके खुद बताना चाहिए, और डीजीपी साहब को बताना चाहिए कि जब श्वेता चौबे जी सीओ थी तब भी हर इंपॉर्टेंट मैटर, हाई प्रोफाइल मैटर्स जो होते थे उसमें वो मनोहर सिंह रावत को आईओ बनवाती थी, जबकि मनोहर सिंह रावत को संतोष कुंवर के साथ ही उस लक्ष्मण झूले थाने से हटा दिया जाना चाहिए था, लेकिन आपने हटाया नहीं। और अब मैं आती हूं दूसरे वाले मैटर पर, और ये दूसरा मैटर आखिर क्या है? दूसरा मैटर है केदार भंडारी का। 19 साल का एक लड़का जो उत्तरकाशी के एक छोटे से गांव से निकला और कोटद्वार गया, अग्निवीर बनना चाहता था। अग्निवीर तो नहीं बन सका, पुलिस वालों ने उसे चोर बनाकर उसकी हत्या कर दी। आज तक हेबियस कॉर्पस पिटीशन तो पेंडिंग है ही, आज उसमें तारीख थी, पता चल जाएगा कुछ देर में कि उसमें क्या हुआ। लेकिन एक दूसरा मैटर जिसमें 2 पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। कौन है ये 2 पुलिस वाले? एक है संतोष कुंवर, जो उसी लक्ष्मण झूला थाने का एसओ था जब अंकिता भंडारी केस का खुलासा हुआ था। जी हां, संतोष कुंवर को पहले वहां से हटाया गया, अब उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी गई। और दूसरा व्यक्ति है आशीष शर्मा, जो तपोवन चौकी का इंचार्ज था। इन 2 के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी गई है। माननीय न्यायालय ने कहा है कि और किसी का भी नाम आता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी जाए। मगर क्या एफआईआर में नाम डाला जाएगा और किसी का नहीं डाला जाएगा? क्योंकि बचा रही है पुलिस को बचा रही है एसएसपी अपने इस आयोग को, जिसको वो मैटर दे दिया गया। मुझे बताइए कि क्या जिस थाने के ऊपर आरोप लगा है केदार भंडारी को गायब करने का, उसके साथ मारपीट करके उसे ये बताने का कि वो गंगा में डूब गया, अगर गंगा में डूब गया तो हत्या का आरोप है इस थाने पर। अरे किस मुंह से उसी थाने के एक अधिकारी को ये जांच सौंपी गई है? दिस इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये नेचुरल जस्टिस नहीं है
कि जिस थाने के ऊपर आरोप है कि केदार भंडारी को उन्होंने गंगा में फेंक दिया या कहीं और फेंक दिया, उसको मारा, उसके साथ जो किया, क्योंकि आज तक नहीं मिला है, ना तो केदार भंडारी मिला है, ना उसका शव ही मिला है, और उसके गरीब पिता को बार बार हैरेस कर रहे हैं वहां के, कहां के सीओ, पौड़ी सर्कल का सीओ नहीं। अब यह सुनिए, जांच अधिकारी कौन? मनोहर सिंह रावत। मनोहर सिंह रावत फोन करता है और बात करता है और कहता है कि आप आ जाओ, आपका बयान लेना है। उसके बाद जब वो कहते हैं मैं नहीं आऊंगा, तुम आ जाओ, तो क्या कहता है? ठीक है मैं आ जाऊंगा, हंस हंस के बताता है मैं आ जाऊंगा, पर पहुंचता नहीं है। उसके बाद फोन आता है एक नौटियाल जी का। ये नौटियाल जी कौन है? ये नौटियाल जी पौड़ी सर्कल के क्या कहते हैं उसको, सीओ है, वो नहीं है। ये कौन है? ये श्रीनगर वाले एरिया के सीओ हैं। तो इधर से लक्ष्मण झूला थाने में बच्चे की हत्या करने का आरोप लगाया जा रहा है उन पर कि वहां की पुलिस वालों ने किया। पुलिस वालों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई और उसी में से एक पुलिस वाले को एसएसपी श्वेता चौबे क्या कर रही हैं आप कि एसआई या इंस्पेक्टर जो भी बन चुका है मनोहर सिंह रावत, उसी को जांच दे दी। वाह भाई वाह, जिसके ऊपर हत्या का आरोप है वही करेगा जांच। आखिर करना क्या चाहते हैं ये? और इसी से पता चल जाएगा आपको कि एसएसपी जो कार्य कर रही हैं वो उसमें कितना बड़ा घोटाला, कितनी बड़ी मिलावटीपन है। सीओ श्याम नौटियाल जो श्रीनगर के सीओ हैं, वो बताएं कि वो बार बार केदार भंडारी के पिताजी लक्ष्मण भंडारी को फोन क्यों करते हैं, क्यों फोन करते हैं। अभी तक ये क्यों नहीं बताते कि इलीगल डिटेंशन में जब लड़के को पकड़ा गया, रखा गया और वो आपकी कस्टडी से भाग गया, तो पूरे थाना के नाम एफआईआर में क्यों नहीं है? 302 का मुकदमा सबके ऊपर क्यों नहीं है? ये बताए पुलिस, ये बताए। और ये जो नौटियाल जी है ना, इनका नाम है श्याम नौटियाल। श्याम नौटियाल बार बार पिता को फोन करते, कहते आप आ जाओ, आपके बयान लेने हैं। फिर वो कहते हैं मैं नहीं आ सकता, वो कहते हैं अच्छा ठीक है हम आ जाएंगे। कंफ्यूजन कितना क्रिएट कर रखा है। मैंने सुना था कि डीआईजी ने एक एफआईआर दर्ज करी, डीआईजी ने एक जांच इंस्टीट्यूट करी है डीआईजी के अंडर, डीजीपी ने। तो डीजीपी साहब ये बताए कि कौन से डीआईजी के तहत ये जांच हो रही है, तो डीआईजी क्यों नहीं बुला रहा? ये श्याम नौटियाल क्यों बार बार फोन करके बुला रहा है? आखिर क्या हो रहा है? मैं बताती हूं क्या हो रहा है। अंकिता भंडारी केस में भी सारे साक्ष्य मिटा दिए गए हैं। रेणु बिष्ट को गिरफ्तार नहीं किया गया, विनोद आर्या को नहीं गिरफ्तार किया गया, जो पत्नी है पुलकित आर्या की, जिसके नाम पर है वो पूरी जो वहां पे फैक्ट्री है, कंपनी है, तो यानी कि बेटी अंकिता भंडारी उसकी मुलाजिम थी। तो अगर वहां पे हत्या हुई तो क्या उसके साथ उसकी पूछताछ नहीं होनी चाहिए, उसकी अरेस्टिंग नहीं होनी चाहिए? नहीं हो। लेकिन अब देखिए कि जिस थाने पर यह आरोप है कि उन्होंने केदार भंडारी को मारा या केदार भंडारी को गायब किया या जो भी किया, वो थाना वहीं के एक पुलिस वाले को जो उस वक्त भी इसमें मौजूद था, उसी को जांच अधिकारी बना देता है। इसका मतलब है कि ये पूरी मिली भगत चल रही है। जब एसएसपी श्वेता चौबे सीओ थी तब भी सारी हाई प्रोफाइल जांचें यही मनोहर सिंह रावत करता था, और आज भी यही मनोहर सिंह रावत जांच अधिकारी है जब एसएसपी श्वेता चौबे हैं। यह मेरा सीधा आरोप है इन पर, और मैं आपको बताना चाहती हूं सिर्फ ये दो नहीं है जो फोन करके केदार भंडारी के पिता को तंग कर रहे हैं। एक और नाम है शेखर सियाल। शेखर सियाल एसपी हैं पौड़ी के, और वो भी फोन करते हैं। पिता कह रहे हैं कि बताओ मेरा बेटा कहां गया, मुझे दर दर की ठोकरें खा रहा है ये गरीब आदमी, कह रहा है कि मेरे बेटे को मुझे लौटा दो, मगर पुलिस वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। शेखर सियाल ने कहा कि नहीं, चलो ये सोच लो कि वो कहीं नदी से लग गया होगा। फिर कहते हैं हम क्या कर सकते हैं, हमने एफआईआर तो दर्ज कर दी। बार बार ये क्यों कहते हो कि वो मर गया? ये कह रहे हैं अरे नहीं मरा तो एसपी शेखर सियाल लाके दो ना बच्चे को, ढूंढ के लाओ बच्चे को।
क्यों कह रहे हो कि कहीं पे लग गया वो? एक बात, जो वैसे ही परेशान है, जिसका 19 साल का जवान बेटा घर से गायब हो चुका है तुम लोगों की वजह से, तुम उसको कह रहे हो कि ये मत बोलो कि मेरे बेटे को मार दिया, मैंने समझाया था। हाँ, बोला था ना, सब कुछ मैंने भी सुना है। आखिर पुलिस वाले इस तरह का दबाव क्यों डाल रहे हैं? विक्टिम्स के ऊपर दबाव है। अंकिता भंडारी के पिता के ऊपर दबाव था कि बेटी की अंत्येष्टि कर दो। और आपको पता है ना, गुड़गांव में उत्तराखंड की पौड़ी की ही बेटी, क्या हुआ उसके साथ? किरण नेगी, क्या हुआ उसके साथ? उसको न्याय नहीं मिला। उसके जो हत्यारे थे तीनों को 10 साल के बाद उच्चतम न्यायालय ने कहा कोई साक्ष्य नहीं है, छोड़ दो। तो यहां तो साक्ष्य नहीं है अंकिता भंडारी के केस में। और यहां साक्ष्य मिलेंगे कैसे केदार भंडारी के केस में, जब उसी थाने का जांच अधिकारी है और वो मौजूद था उस समय जब केदार भंडारी को गायब किया गया, मारा गया या जो कुछ भी किया गया। जिस थाने के ऊपर आरोप है उसी थाने के पुलिस वाले को ये जांच क्यों दी गई है? ये मेरा सवाल है अपने मुख्यमंत्री से। ये जस्टिस है, ये नेचुरल जस्टिस है? इसमें जांच सही होगी या आप पुलिस को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? यही उत्तराखंड है जहां पे रणवीर सिंह केस हुआ था। वहां पे भी रणवीर सिंह केस में भी ऐसे ही, जब तक हार्ड डिस्क नहीं मिला तब तक पता नहीं चल रहा था, क्योंकि पुलिस वाले ऊपर से नीचे तक बचा रहे थे एक दूसरे को। आखिर में सब तिहाड़ गए थे ना, और फिर छूट भी गए। तो इसलिए अगर आप लोग खड़े नहीं होंगे साथियों, तो इस बात को समझ लीजिए कि इन दोनों बच्चों को न्याय नहीं मिलने वाला। सच्चाई ये है कि जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण हुआ है, ये बता रहा है कि किस तरह से पुलिस इस वक्त मिली भगत कर रही है, आपस में मिली भगत कर रही है सरकार के साथ। क्योंकि एक केस में एक पॉलिटिशियन है जिसको बचाया जा रहा है अंकिता भंडारी केस में, और दूसरा केस है केदार भंडारी जिसमें पुलिस बचा रही है पुलिस को, और पुलिस वो जिसके ऊपर आरोप और वही कर रहा है जांच। कहीं सुना है आपने? और ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। इसलिए इस मैटर में जल्दी और भी केसेस करने पड़ेंगे, क्योंकि ये मैटर कई जगह पे जाना चाहिए, पर आपकी आवाज भी उठनी चाहिए, क्योंकि जनता ही दिला सकती है अंकिता भंडारी को न्याय या केदार भंडारी को न्याय। सरकार ने तो तय कर लिया है कि न्याय नहीं होने वाला, और अगर आप नहीं जागे तो न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए कह रही हूं बार बार, जागो उत्तराखंड, जागो, जागो उत्तराखंड की जनता, वरना आने वाली पीढ़ी की कमर तोड़ दी जाएगी, कमजोर कर दी जाएगी आने वाली पीढ़ी इस भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा, उत्तराखंड की पुलिस के द्वारा, पुलिसिंग सिस्टम के द्वारा। उठाओ आवाज। अगर नहीं उठाओगे आवाज तो सोचो कि क्या होगा। उत्तराखंड की जनता, उठाओ आवाज, वरना देश की आत्मा के साथ उत्तराखंड की आत्मा भी घायल होती रहेगी, और बच्चों के साथ ये अन्याय बार बार होंगे। मैं आपसे आखिरी में 2 बातें कहना चाहती हूं। अंकिता भंडारी केस में अगर रेणुका देवी जी और डीजीपी महोदय कह रहे हैं सारे साक्ष्य इकट्ठे हो गए, तो फोरेंसिक टीम बार बार क्यों जाती है वनांतरा रिजॉर्ट? वो कहते हैं कि अपराधी ने बताया सीन ऑफ क्राइम नहर के पास है। वो कैसे बोला उन्होंने? क्या उन्होंने जांच करी इसमें, या नीचे वाले ने कुछ बोल दिया, या ऊपर वाले को वो बचा रहे हैं? क्योंकि उनकी तस्वीर, डीजीपी की तस्वीर पुलकित आर्या के बाप विनोद आर्या के साथ वायरल है। उधर पुष्प को जांच अधिकारी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मनोहर सिंह रावत ने तस्वीर भेजी खानपुर के विधायक उमेश कुमार की, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बहुत करीब है। ऐसे क्या तथ्य हैं जिसकी बिना पर उसने वो तस्वीरें भेजी थी पुष्प को? पुष्प ने उस व्यक्ति को 16-17 तारीख को नहीं देखा, मगर हो सकता है कि वो
हो सकता है कि वो वीआईपी रहा हो जिसने आना हो वनांतरा रिजॉर्ट। क्या पूछताछ उसके आगे भी करी मनोहर सिंह रावत जांच अधिकारी ने? आखिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा? दूसरी बात करते हैं केदार भंडारी केस में। बार बार पुलिस वाले क्यों परेशान कर रहे हैं केदार भंडारी के परिवार को, उसके पिता लक्ष्मण भंडारी को बार बार क्यों कहते हैं कि आ जाओ, हम आ जाएंगे, फिर नहीं पहुंचते? और बार बार उनको क्यों कहते हैं कि ये मत बोलो कि उसे मार दिया? ये क्यों बोल रहे हैं शेखर सयाल? और सुनना चाहते हैं तो वो भी सुना सकती हूं। क्यों बोल रहे हैं आप? कुछ भी बोलने के पहले सोचिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब सीओ मसूरी थी श्वेता चौबे, तो हाई प्रोफाइल केसेस की जांच मनोहर सिंह रावत को दी जाती थी। अब वो एसएसपी पौड़ी है और हाई प्रोफाइल मैटर्स अंकिता भंडारी और दूसरा मैटर केदार भंडारी, दोनों की जांच मनोहर सिंह रावत को क्यों दी गई है? मनोहर सिंह रावत उसी थाने में तैनात था जिस वक्त केदार भंडारी गायब हुआ, और आज अगर वही जांच कर रहा है इस मैटर में तो ये अन्याय है। इससे बड़ा अन्याय नहीं हो सकता। जो अपराधी हो सकता है वही जांच कर रहा है। साथियों, उत्तराखंड की जनता आंखें खोलो और देखो कि क्या हो रहा है। जिस थाने के लिए मैं बार बार कह रही हूं कि पूरे थाने की बर्खास्तगी होनी चाहिए, उनको अरेस्ट करा जाना चाहिए एफआईआर दर्ज करके 302 के मुकदमे में, उसमें ऐसा नहीं हुआ। संतोष कुंवर भी अभी अरेस्ट नहीं हुआ, आशीष शर्मा भी अरेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि पुलिस वालों को बचाने की तैयारी है। पुलिस वालों को पूरी तरह से बचाया जाएगा, क्योंकि एक गरीब का बेटा केदार भंडारी मारा गया, मर गया तो क्या हुआ? उसे फेंक दिया गया, उसकी लाश उसके मां बाप को नहीं मिली तो क्या हुआ? एसएसपी श्वेता चौबे ने इस मामले की जांच किस बिना पर मनोहर सिंह रावत को दी, जबकि मनोहर सिंह रावत को सस्पेंड होना चाहिए था। और जिस एफआईआर में संतोष कुंवर और आशीष शर्मा का नाम है, उस एफआईआर में इसका नाम भी होना चाहिए था, मनोहर सिंह रावत का। दिशा सैनी हो, जो वहां तैनात है, इन सबके नाम होने चाहिए थे एफआईआर में। और वही जांच कर रहा है, वही जांच कर रहा है। ये तो पैटर्न है मैडम चौबे, ये पैटर्न है आपका। जिसके ऊपर आरोप लगा उसी को जांच दे दो। कई बार देखा है, अब नहीं, अब बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। और उत्तराखंड की जनता आंखें खोलो और सवाल उठाओ कि जिसके ऊपर आरोप है वो उस थाने में था, थाने पर आरोप है, और थाने में जो तैनात था, जिसका हाथ केदार भंडारी को मारने पीटने में, उसको फेंकने में हो सकता है, उसी को जांच दे दी गई है। यह है उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और डीजीपी महोदय, आपने जो किया है, सवालों के घेरे में आप हैं। इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि इसे रोका जाएगा। इसलिए शेयर करिए ताकि अंकिता भंडारी को और केदार भंडारी को न्याय दिलवा सके। #जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी और #जस्टिस फॉर केदार भंडारी, इनका इस्तेमाल करके वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। दोबारा मुलाकात होगी साथियों। बहुत दुखदाई है गरीबों के साथ आज जो हो रहा है उत्तराखंड राज्य में। देवभूमि है, देवों को नाराज ना करो। पता नहीं कौन सी नाराजगी से ईश्वर कैसे नाराज हो जाए। बहुत ईश्वर करते हैं ना भाजपा वाले, हम नहीं करते। हम उनको दिल में रखते हैं, भगवानों को। आवाज नहीं मचाते, हल्ला नहीं करते। लेकिन तुम हल्ला करने वालों आज अपराधियों को, बलात्कारियों को, हत्यारों को बचा रहे हो, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो पुलिस में। शर्म करो भाजपाइयों, शर्म करो। दोबारा आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड।